हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास को अटेंड करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरएनए वर्ड, और जिसमें हम रेप्लिकेशन को भी समझेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसके आगे का अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स रहते हैं, आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी टॉपिक में अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें डायरेक्टली मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आरएनए वर्ड के बारे में। ठीक है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आरएनए था ना, पहला जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था जो मिला था हमें। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो आरएनए है उसकी स्टेबिलिटी डीएनए से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो आरएनए बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। ठीक है, और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है ना, तो जो आरएनए है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है एंड जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे हमने कहा था कि आरएनए की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम है। ठीक है, अब क्योंकि क्या है, डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशंस दैट मेक इट मोर स्टेबल। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो डीएनए है वो आरएनए से इवॉल्व हुआ है, और इसीलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, आरएनए से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए जो डीएनए है उसको बेटर माना जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी के मामले में। ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम आते हैं रेप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, हाँ, इससे पहले एक चीज़ और है, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो टाइप्स ऑफ आरएनए में हम देख सकते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। तीन तरीके के आरएनए होते हैं। ठीक है, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा। ठीक है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में आती है, जेनेटिक कोड के फॉर्म में आती है। ठीक है, फिर आता है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब हो गया ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको लेकर आता है। कैसे, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक कोड है एमआरएनए का, उसको रीड करके अमीनो एसिड्स को ऐड करता है। ठीक है, अब इसको बेहतर तरीके से हम जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है उसमें समझ पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके आरआरएनए। ये स्ट्रक्चर पार्ट है आपके राइबोसोम के। ठीक है, और ये कैटालिटिक रोल भी प्ले करते हैं ट्रांसलेशन के टाइम पे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम रेप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो क्या हुआ कि जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने दिया था स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन का स्ट्रक्चर था वो भी उन्होंने बोला कि जो ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल जब उन्होंने दिया था। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि जो डीएनए है वो क्या है, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो डीएनए है, जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, जो रेप्लिकेशन है वो क्या है आपका, सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब सेमी कंजर्वेटिव कैसे है, फिर उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात हुई कि भाई कैसे सेमी कंजर्वेटिव है। तो फिर जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो दिया गया आपका मिजल्सन एंड स्टेल के द्वारा। ठीक है, तो ये तो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है। ठीक है, फिर जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था रेप्लिकेशन का, कि जो रेप्लिकेशन का नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो एक डीएनए वो पेरेंटल होगा, दूसरा उसमें क्या होगा, नया होगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब ये मॉडल प्रपोज किया गया तो यहाँ पर इसमें मेजल्सन और स्टेल हमने बोला अभी, तो मैथ्यू मेजल्सन एक साइंटिस्ट थे और दूसरे थे आपके फ्रैंकलिन स्टेल। ठीक है, तो ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने क्या किया था कि एक सेकेंड ना, मैं डायग्राम खोल लेती हूँ पहले। ठीक है, तो मिजल्सन और स्टेल ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो ई कोलाई मीडियम है उसमें इन्होंने ई कोलाई लिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ई कोलाई लिया और उसको डाल दिया जो NH 14
पहले उन्होंने लिया उसको NH15 में, 1 मिनट, हाँ हाँ ठीक है। पहले इन्होंने ई कोलाई लिया, उसको क्या किया इन्होंने, जो N15 था हैवी आइसोटोप लिया गया था नाइट्रोजन का N15, उस मीडियम पे ग्रो कराया। ठीक है, ई कोलाई को इन्होंने N15 के मीडियम पे ग्रो कराया। ठीक है, ग्रो कराया। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया, अब इसमें एक ही सोर्स है, N15 आइसोटोप है। ठीक है ना, तो ये कराया उन्होंने। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने फिर इस पे क्या कहते हैं, ये डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड जब अप्लाई किया, ठीक है। अब डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो डेंसिटी और साइज के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब एक सेंट्रीफ्यूज होता है जिसमें उसको स्पिन किया जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि जो हैवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, फिर जो उससे लाइट होगा ऊपर, फिर उससे लाइट होगा वो और ऊपर। ठीक है ना, तो वो उसकी डेंसिटी और उसके वेट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है, इन्होंने पहले लिया था N15। ठीक है, ये लिया इन्होंने। ठीक है, मतलब ई कोलाई को N15 मीडियम पे ग्रो कराया, तो अब DNA में N15 आया। ठीक है ना, तो ये जब हुआ तो इन्होंने क्या करा कि फिर दूसरी जनरेशन, पहली चीज़ तो ये हो गई कि फर्स्ट केस में इन्होंने N15 पे ग्रो कराया। ठीक है, अब जब N15 पे ग्रो कराया तो इन्होंने पाया कि जैसे ये अब यहाँ पर ये बना हुआ है टेस्ट ट्यूब, तो ये टेस्ट ट्यूब में इन्होंने देखा कि एक बैंड मिला है मेरे को N15 का। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी मिस प्रिंट हुआ होगा, ये N15 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर N15 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक आई थिंक लिखा होगा, ये पिक्चर में गलत डायग्राम छप गया होगा, तो होता है। तो पहला बैंड जो पहला हुआ N15 वाला, तो ये हमें यहाँ कहीं मिलेगा, इधर। ठीक है, क्योंकि हैवी है तो ये यहाँ नहीं, नीचे मिलेगा हमें N15। ठीक है, N15। अब फिर इन्होंने क्या करा कि इसको N14 पे डाल दिया, नॉर्मल पे। पहले तो इन्होंने N15 पे ग्रो कराया था, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या रखी इन्होंने, उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, जिसमें नॉर्मल मीडियम था, N14 वाला नॉर्मल मीडियम था, उसमें डाल दें इसको। ठीक है, अब जब N14 वाली नॉर्मल मीडियम में डाला, तो फिर यहाँ देखा इन्होंने कि जो अगली जनरेशन आई, जो पहली जनरेशन आई, उसमें देखा इन्होंने अभी जो रेड वाला है ये तो N15 हो गया। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला है ये क्या हो गया, N14 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, N14 हो गया, N14 हो गया। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है कौन सा हो गया, N14 हो गया, और जो रेड वाला है ये क्या है आपका, N15 है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसमें एक N15 है और एक क्या है, N14 है। ठीक है, एक N15 है और एक N14 है, तो ये कौन सा बन गया आपका, हाइब्रिड। ठीक है, इसमें दोनों N15 थे। ठीक है ना, तो ये हैवी था इसलिए ये नीचे बैठ गया। अब जो N14-15 वाला बना कॉम्बिनेशन, एक N15 है और एक N14 है, तो जब इसको हम देखेंगे तो ये कहीं इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, इससे कहीं थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका N14 N15 वाला। ठीक है, ये वाली कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें ये सबसे नीचे है। ठीक है, क्योंकि हैवी है तो सबसे नीचे आ जाएगा। फिर ये हाइब्रिड है, इसमें एक लाइट है N14, दूसरा N15 है, तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही जो सेकेंड जनरेशन आई, जब इसमें फिर ये चारों स्ट्रैंड खुल गए, भाई एक रेड जो स्ट्रैंड था ये ग्रीन अलग हो गए, इसमें ये दोनों रेड रेड अलग हो गए, इनके साथ जो नया बना वो N14 का बना। फिर ये जो चार थे ये चारों अलग हो गए, देखो एक इधर आ गया N15, एक इधर आ गया, एक इधर चला गया N14 और एक इधर चला गया। फिर जो नए DNA बने वो सारे के सारे कौन से बने हैं, N14 बने हैं। ठीक है, सारे के सारे कौन से बने हैं, N14 बने हैं। ठीक है, कौन से बने हैं, सारे के सारे N14 बने हैं। ठीक है, और ये जो रेड वाले हैं ये कौन से थे, N15 थे। ठीक है, तो ये दो, इन रेड को अगर मैं बात करूं तो ये है आपके N15 और बाकी के सारे क्या है, N14। तो अगर मैं इस पूरे कंबाइनिंग को देखूं तो ये कौन सा हो गया, N15 N14, यानी कि ये क्या हो गया आपके हाइब्रिड। ठीक है, और दूसरा जो N14 है ये दोनों ये क्या हो गए, लाइट। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइट है तो इसका बैंड क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे नीचे हैवी बैंड बनेगा N15 का, फिर उसके ऊपर N14 का ये जो बैंड है वो हमें देखने को मिले। फिर एक और बना, तो इसमें सबसे ऊपर बन गया किसका,
N14 का, ठीक है, N14 और N14, इसके नीचे बना था आपका N15 N14 का, ठीक है। तो जो दूसरे जनरेशन में जब इन्होंने ये कराया, तो पहले जब इसको कराया इन्होंने, इसका सर्टिफिकेशन कराया तो इसमें ये मिला इन्हें, ठीक है। फिर दूसरा कराया इन्होंने तो उसमें इनको बैंड थोड़ा ऊपर मिला, ठीक है, इससे ये पता चला कि ये हाइब्रिड है। फिर जब फिर से कराया तो उनको ये थर्ड बैंड जो था ये तो नहीं मिला, एक लाइट बैंड मिला और दूसरा क्या मिला, हाइब्रिड मिला उनको, ठीक है। तो एक लाइट मिला और एक हाइब्रिड मिला, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि जो मिजल्सन और स्टेल का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बता रहा था, ठीक है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। यानी कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और दूसरा क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, ठीक है ना। और ये इसमें टाइम लिखा हुआ है कि जो पहला जो टाइम था, पहली जो साइकिल थी वो 20 मिनट्स में कंप्लीट हुई, फिर उसकी दोबारा 40 मिनट्स में, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब ये तो कहानी होगी प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, ये कहानी किसकी होगी, प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि ये किस में था, बैक्टीरिया में था, ई. में था, ठीक है ना। तो अब मेजल्सन और स्टेल ने क्या बताया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ठीक है। अब फिर उसके ही बाद, या समझ लो उसी टाइम पीरियड में और साइंटिस्ट आए जो थे टेलर, ठीक है, इनका नाम क्या था, टेलर। इन्होंने क्या करा था, जो रेडियो एक्टिव थायमिडीन थी इसका इस्तेमाल किया था और जो एक्सपेरिमेंट था उसको परफॉर्म किया विसिया फाबा में, ठीक है। जो फाबा बीन्स होती हैं, विसिया फाबा, सेम टाइम पे उसी समय पर उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने ये बताया कि जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए का रेप्लिकेशन का वो यूकैरियोट्स में भी मिलता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिजल्सन और स्टेल हैं, ठीक है, जो मिजल्सन और स्टेल हैं इन्होंने बताया था प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है रेप्लिकेशन का वो किसने बताया था, आपके मिजल्सन और स्टेल ने, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें बताया किसने, आपका टेलर ने, ठीक है, उसमें बताया आपके टेलर ने, ठीक है। तो ये तो मेजल्सन स्टेल का हो गया प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में किसका हो गया, टेलर का, ठीक है। दोनों ने सेम ही चीज बोली है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है, आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं कि जो रेप्लिकेशन होता है उसके लिए मशीनरी क्या क्या चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो इस रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या उसकी प्रोसेस है, ठीक है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कुछ चीज़ें जो उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें तो खैर लिखा हुआ है कि ई कोलाई कंप्लीट्स द रेप्लिकेशन ऑफ इट्स डीएनए विद इन 38 मिनट्स, ठीक है। तो ई कोलाई का इन्होंने दिया हुआ है। पॉलीमराइजेशन रेट कितना होता है, लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी कि सोचो स्पीड कितनी तेज है उसकी, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, अगर कोई गलती हो जाती है तो वो फ्यूचर में क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, म्यूटेशन क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब इसकी फॉर्म्स हैं कि भाई एटीपी की फॉर्म में जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी, ठीक है। अब ये होते हैं ना, इस फॉर्म में जुड़ते हैं, ठीक है। अब क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। देखो ये हम सभी जानते हैं, एएमपी, एडीपी, एटीपी, ठीक है। एएमपी का मतलब हो गया आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। फिर क्या हो गया, एडीपी का मतलब क्या हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का मतलब क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो होता क्या है कि ये इन फॉर्म्स में जुड़ते हैं क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब भी फॉस्फेट ब्रेक होते हैं तो एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो एनर्जी चाहिए पॉलीमराइजेशन के लिए, ठीक है। तो पॉलीमर्स जब ऐड होने हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, इसलिए ये इस फॉर्म्स में जुड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम इसके स्ट्रैंड की बात करते हैं, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रैंड है अगर हम उसको देखेंगे, ठीक है,
ये एक डीएनए का स्ट्रैंड मैंने बनाया है, ये इसकी 5 प्राइम साइट है और ये इसकी 3 प्राइम साइट है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, हमने बोला डीएनए में रेप्लिकेशन होना है। ठीक है, अब जब डीएनए रेप्लिकेट होना होता है तो उस समय पर क्या होता है, यहाँ से ये स्ट्रैंड ओपन होना शुरू होता है। ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से जिपर चेन की तरह होता है। जो आपकी स्वेटर्स होती है, जैकेट्स होती है, तो उसमें जिपर होता है ना, बैग में जिपर होता है, तो वो उस चेन की तरह ही होता है कि जैसे चेन ओपन होती है तो जितनी चेन ओपन होती है उतना स्ट्रैंड क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये इस तरीके से ओपन हुआ। अब होता क्या है, ये ओपन तो हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको ओपन करने का काम किसका होता है, हेलिकेज का। ठीक है, इनको ओपन करने का काम किसका होता है, हेलिकेज का। ठीक है, ये क्या है आपका, हेलिकेज। हेलिकेज, इसको ओपन करने का काम किसका होता है, हेलिकेज का। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें उनको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है ये। ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने का काम होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को अलग करा। अब ये आपका वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर बन गया ओपन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना है ना, कि ये खुल गया है, ये स्ट्रैंड, इतना स्ट्रैंड खुल गया है और ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसी को हमने क्या बोला है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, तो ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो है क्या है, रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक, ठीक है, रेप्लिकेशन फोक है। ठीक है ना। अब क्या हो गया भाई, ये डीएनए स्ट्रैंड खुला। अब ये डीएनए स्ट्रैंड ओपन ही कैसे रहेगा, ये तो खुलता है और बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, एसएसबी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जो इस डीएनए स्ट्रैंड को ओपन रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। इनको हम क्या बोलते हैं, एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, यानी कि एसएसबी प्रोटीन्स जो क्या करती हैं, इस डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन रखने में हेल्प करती हैं। इनकी वजह से ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये क्या रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रैंड ओपन रखने में कौन हेल्प करता है, आपके एसएसबी प्रोटीन्स। और डीएनए के जो स्ट्रैंड है उसको तोड़ने में, यानी कि जो उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है, आपका हेलिकेज। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, अलग करता है। और ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब ये चलो, ये तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब होगा क्या, अब इसी को हम एक फर्दर एक स्टेप और ऊपर ले लेते हैं। अब ये था, फोक बननी शुरू हुई। अब क्या हो गया, ये फोक बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका 5 प्राइम, 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम और 5 प्राइम। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, हमने कहा कि जो सिंथेसिस होती है, अब क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसिस करता है, नए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करता है। ठीक है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। तो अब क्या होता है, ये खुद से नहीं ऐड कर सकता। ठीक है, ये खुद से ऐड नहीं कर सकता, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो आरएनए प्राइमर है उनकी हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, ताकि क्या हो सके, जो OH है वो हमें मिल सके, 3 प्राइम का OH हमें मिल सके, ताकि उस पर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जा सकें।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमर ऐड होते हैं। ठीक है, इस जगह पर क्या होगा, प्राइमर ऐड होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर ऐड हो गया तो यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। ठीक है, हमने प्राइमर ऐड करा, ठीक है, ये प्राइमर ऐड हुआ इधर, और इधर भी प्राइमर ऐड हुआ। ठीक है, अब क्योंकि क्या है, डायरेक्शन अलग है दोनों की भाई, जो अब पॉलीमरेज है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, उसकी जो सिंथेसिस है वो क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम करता है। ठीक है, अब ये इसका 3 प्राइम है तो यहाँ पर इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ेगा वो 5 प्राइम जुड़ेगा, तो ये यहाँ से 5 प्राइम स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो अब ये प्राइमर लग गए हैं। अब प्राइमर लगने के बाद क्या होगा, जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होती है, कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है, और यहाँ पर क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में हम बता सकते हैं इसको इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर जो प्राइमर लगा है, एक लगा, अब यहाँ पर एक प्राइमर इधर लगा है, दूसरा इधर लगा है। ठीक है, और इसमें जो सिंथेसिस हमने बोला ये क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो एक साइड में, एक लाइन में ये चल रही है, यानी कि एक बार प्राइमर ऐड हुआ और ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, सिंथेसिस होती जा रही है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला लेगिंग स्ट्रैंड है, इसमें क्या हुआ, पहले सिंथेसिस कहाँ हुई थी, यहाँ से यहाँ हुई। ठीक है, ठीक है, फिर दूसरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि टुकड़ों में सिंथेसिस होती है। ठीक है, जो सिंथेसिस होती है वो किस में होती है, टुकड़ों में होती है। ठीक है, तो येलो कलर के जो ये पोर्शन दिख रहे हैं, ये क्या आपके प्राइमर हैं। ठीक है, ये क्या है आपके प्राइमर। ठीक है, ये क्या आपका आरएनए, ये क्या है आपका आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो ये जो प्राइमर ऐड होता है, ये क्या करता है, OH ग्रुप प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जा सके उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले सिंथेसिस होती है, यानी कि ये वाली 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली, यानी कि अगर हम सिंथेसिस का साइड देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है न्यूक्लियोटाइड ऐड होने की जो डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सिंथेसिस चल रही है। ठीक है, और जो नया डीएनए बन रहा है उसकी जो साइट है वो क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है। ठीक है, जो नया डीएनए बन रहा है उसकी। ठीक है, क्योंकि इधर 3 प्राइम है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ता है इधर, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम रहेगी। ठीक है, तो जो नया डीएनए बनेगा। अब दूसरा जो स्ट्रैंड है, ये तो लीडिंग स्ट्रैंड हो गया क्योंकि यहाँ कोई ब्रेक नहीं है। अब जो दूसरा स्ट्रैंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसको, इस चीज़ को मैं इधर लिख दे रही हूँ। ठीक है, इधर पे कर देते हैं। तो ये जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा प्राइमर ऐड होते हैं। लेगिंग स्ट्रैंड है, मोर देन 1 प्राइमर, एक से ज़्यादा प्राइमर ऐड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टुकड़ों में बन रहा है वो। ठीक है, और ये जो टुकड़ों में बनता है, इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी क्या बोलते हैं इनको, फ्रेगमेंट्स। इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो टुकड़े बने हैं, अब ये जो प्राइमर लगा है ये तो हटेगा ना। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो प्राइमर्स लगे होते हैं ये क्या होता है, हटते, रिमूव होते हैं। ठीक है, और इनको जो जोड़ने का काम करता है, इन एंड्स को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, आपका डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो जो लाइगेज होता है वो क्या करता है, आपके ये जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने का काम करता है, जॉइनिंग का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, जॉइनिंग का काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इतना आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि ये जो डबल स्ट्रैंड है डीएनए का, ये स्ट्रैंड देखो अलग होना शुरू हुआ यहाँ से, तो ये जो अलग हुआ, अलग अलग हो गए, तो इसको अलग करने का काम किया है किसने, हेलिकेज ने। हेलिकेज ने अलग करने का काम किया है, और ये अलग रहे इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम किसने किया है, इन SSB प्रोटीन्स ने। ये लग जाती हैं जिसकी वजह से ये वापस से चिपक नहीं पाते। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं।
ठीक है, इसमें 2 स्ट्रैंड बन गए, एक लीडिंग स्ट्रैंड बन गया है और लेगिंग स्ट्रैंड बन गया है। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा जिसका काम होगा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, सिंथेसिस करना। ठीक है, बेस पेयर ऐड करता रहता है वो। ठीक है ना, तो जो पहला लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, और जो दूसरा लेगिंग स्ट्रैंड है इसमें जो सिंथेसिस है वो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक है, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में जुड़ता है, और इन फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और बाद में ये जो फ्रेगमेंट्स हैं आपस में जोड़ दिए जाते हैं किसके थ्रू, लाइगेजेस के थ्रू। ठीक है, अब ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये बुक का डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला जो है पूरा, ये जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ये जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ये है आपका, ये जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है ये है आपका पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है ना, अब ये दोनों अलग हो गए, तो ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया, ये पूरा का पूरा, इसको क्या बोला है, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज, ये क्या है, रेप्लिकेशन फोक है। ठीक है ना, अब ये 3 प्राइम है, तो देखो हमने कहा था सिंथेसिस क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम से 3 प्राइम को जा रहा है, तो ये जो सिंथेसिस है कौन सी है आपकी, कंटिन्यूअस सिंथेसिस है। ठीक है, यहाँ पर लगा होगा आपका कौन सा, हेलिकेज, जिसने इसको अलग किया होगा, और यहाँ कहीं चिपके होंगे आपके एसएसबी जो मेंटेन कर रहे होंगे इसको, ताकि दोबारा आपस में चिपके नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ लगा है आरएनए प्राइमर, इधर इधर पे, इधर पे, इधर। ठीक है, तभी इसकी सिंथेसिस, अब यहाँ प्राइमर लगा है तो यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रही है, यहाँ प्राइमर लगा तो यहाँ से यहाँ तक हुई, पहले यहाँ से यहाँ तक होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक होगी, जैसे जैसे ओपनिंग होते जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में होती है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो टुकड़े हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और बाद में ये जो प्राइमर्स हैं इनको हटा दिया जाता है, और ये जो टुकड़े हैं ये आपस में जोड़ दिए जाते हैं, ये आपस में जोड़ते हैं किसके थ्रू, लाइगेजेस के थ्रू। ठीक है, कौन जोड़ता है इनको, लाइगेज, लाइगेज इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ठीक है ना, अब ठीक है, अब इसके बाद होती है प्रूफ रीडिंग। ठीक है, अब एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि जो डीएनए बना है, यानी कि जो डीएनए बना है इसको चेक करा जाता है भाई, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, 2-2 हज़ार बेस पेयर एक बार में जुड़ जा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एक बार में जुड़ जा रहे हैं, तो प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, ये चेक करा जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं वो सही ढंग से ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, ठीक से ऐड हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, सही से ऐड हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, ठीक है ना, अब एक चीज़ आती है कि जो ये रेप्लिकेशन है, क्या ये कहीं पे भी शुरू हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, रेप्लिकेशन की एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एक साइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ORI भी बोलते हैं उसको, ORI भी बोला जाता है उसको, या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसे पहचाना जाएगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ है, कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, तो वहाँ पर क्या होता है, AT रिच होता है वो, यानी कि वहाँ पर एडेनिन थाइमिन, AT रिच एरिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इनके रेजिड्यूज मिलेंगे हमको, तो जहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं वहीं पर क्या होता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसी जगह पर, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी चल रहा है और कहीं पे भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर साइट होती है, वहीं पर क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स हैं उनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ठीक है, जो प्रोसेस है आपकी ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, अब जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ा जाता है किसके, लाइगेजेस के थ्रू। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो किस में होता है, एस फेज में होता है।
ठीक है, यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। देखिए आपने सुना होगा 11th में भी आपने पढ़ा होगा G1 S G2, ठीक है ना, ये फेजेस होती हैं। तो जिसमें जो एस फेज है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? डीएनए की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन कि यानी कि जो पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था डीएनए रेप्लिकेशन का कि वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, वो किस में देखने को मिला था? प्लांट्स में, बैक्टीरियम में, फंजाई में या वायरस में? ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ई कोलाई में देखने को मिला था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, ठीक है, यानी कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं तो उनको कैसे अलग किया जाता है? ठीक है, उनको अलग किया जाता है इसके थ्रू, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होती है उसमें। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस समय पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में इलोंगेट होते हैं, या कह सकते हैं आप द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक। अब भाई ये ऐसे बना हुआ था, आप देख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो ये तो लीडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला था लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक कि भाई लैगिंग स्ट्रैंड, देखो लैगिंग स्ट्रैंड तो बिल्कुल ठीक है। तो लीडिंग ऑप्शन वाले तो दोनों हटा दो पहले कि इसमें लीडिंग लिखा हुआ तो है ही नहीं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात हो रही है ना, तो लीडिंग में तो है ही नहीं, किस में होते हैं? आपके लैगिंग में होते हैं, ठीक है। अब टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोक है या अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक? तो अब देखेंगे रेप्लिकेशन फोक, ये पूरा स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन फोक है, तो ये यहाँ से इधर को जाते हैं, ठीक है ना। हम क्या कह सकते हैं इसको? द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। अब आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। बैक्टीरिया में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो विद इन द न्यूक्लियोलस में होता है, प्रेयर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग एस फेज, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं उसको प्रेयर टू फिजन, क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें यानी कि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं? प्रेयर टू फिजन, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अज्यूमिंग दैट 5 हैवी कंटेनिंग N50 हैवी कंटेनिंग N15, ठीक है ना, यानी कि जो अभी मेजल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी की हम बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेटेड ट्वाइस इन अ मीडियम कंटेनिंग N14, यानी कि पहले N15 लिया हुआ है, ठीक है, और बाद में जो मीडियम लिया है, पहला मीडियम N15 है, ठीक है, यानी कि जो 50 हैवी ले रखे हैं इन्होंने जो कि N15 कंटेन करे, जो यानी कि जो डीएनए लिया हुआ है वो कैसा है? N15 है, ठीक है, N15 डीएनए है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा? उसको N14 में डाल दिया। इसको कहाँ डाल दिया? आपको N14 सोल्यूशन में डाल दिया। अब N14 सोल्यूशन में जब हम इसको डालेंगे तो क्या होगा कि जो 50 थे, अब ये 50 स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, ठीक है, खुल जाएंगे। तो अब ये तो N15 था, अब N14 में दूसरे कलर से बना देती हूँ। अब ये वाला N14 हो गया, रेड जो दिख रहा है ये क्या है? आपका N14 है, ठीक है। ये येलो वाला N15 था, ये क्या हो गया? N14 है, ठीक है, ये N14 है। तो अब क्या होगा? फिर इन्होंने बोला है कि 2 बार किया है इन्होंने। पहला तो ये हो गया, अब सेकेंड क्या हो जाएगा? फिर ये चारों भी अलग होंगे, ठीक है, N14 वाले बनेंगे, N15 वाले बनेंगे। तो अब पहले क्या थे? ये 50 थे, अब ये अलग हो जाएंगे तो कितने बन जाएंगे? एक स्ट्रैंड टूटेगा 2 स्ट्रैंड्स में, तो कितने बन जाएंगे आपके? 100। और 100 कैसे बन जाएंगे? अभी सारे के सारे खुल गए ना, तो ये सारे के सारे कैसे बन गए? इस तरीके के बन गए। तो ये 100 कैसे हो जाएंगे आपके? हाफ हैवी एंड हाफ लाइट, ठीक है। अब ये भी जब खुले तो फिर क्या हो गए? जब ये भी ओपन होंगे तो क्या होंगे कि रेड वाले अलग हो गए, इसके साथ तो यही हो गया। और दूसरा ये हो गया, इस तरीके से तो बनेंगे जो अभी मेजल्सन स्टाइल में हमने देखा था। तो ये तो N14 हो गए, ठीक है, N14 हो गए। ये वाले हैं आपके N15।
ठीक है, ये N14 N14 हो गए, ये हो गए N15 N15। तो भाई पहले 50 थे, जब वो अपने स्ट्रैंड में टूटे तो कितने हुए, 100 हो गए, तो जिसमें क्या बनेंगे, मिक्सचर बनेंगे। और फिर जब दोबारा हुए तो कितने हो गए, 100 ऐसे बन जाएंगे और 100 ऐसे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, अब ये क्या है, ये वाले क्या है, हाइब्रिड, यानी कि हाफ लाइट एंड हाफ हैवी। और ये वाले क्या है, आपके पूरे लाइट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 100 हाफ हैवी एंड हाफ लाइट एंड 100 लाइट इन ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। और आपकी अगर कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।